मेरा नाम जियांग ली चैन है। मैं बीजिंग में सबसे ज्यादा अमीर फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। मेरे डैड एक मार्शल गॉड है, मतलब टॉप लेवल के मार्शल आर्ट आर्टिस्ट, और मेरी मॉम बीजिंग में सबसे ज्यादा अमीर है। इतना खतरनाक बैकग्राउंड होने के बाद सबको लगा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करूंगा, पर मुझे एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है और मैं उसके पीछे सिंप बन जाता हूँ। 4 सालों तक मैं उसकी गुलामी करता हूँ। उसके कहने पर मैं उसके मॉम डैड को करोड़ों का घर गिफ्ट में दे देता हूँ और उसके छोटे भाई के बर्थडे पर उसे एक स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट करता हूँ। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक यन हुआंग नाम की टीम भी बनाता हूँ। मैं उस पर बहुत सारा पैसा लगाकर उसे टॉप पर पहुंचा देता हूँ, पर जैसे ही वो सक्सेसफुल बन जाती है उसका अफेयर चलने लगता है उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो दोनों प्लानिंग करते हैं मुझे मारने की। वो दोनों मुझे बहला फुसला कर एक ऐसी जगह लेकर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो दोनों मुझे उन मॉन्स्टर्स के बीच में फेंक देते हैं और खुद मेरे सामने खड़े होकर एक सेफ जगह पर किस करते हैं। ये सब मैं देख रहा होता हूँ, पर मुझे सच में ऐसे नहीं मरना। अगर मुझे एक और मौका मिल जाता तो शायद से मैं सब कुछ बदल देता। तभी मेरी दोबारा से आंखें खुलती हैं। मैं मरता नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। ये वो टाइम होता है जब वो मुझे छोड़कर जा रही थी, मतलब मेरे मरने से कुछ महीने पहले। वो कुछ पैसों को हाथ में पकड़े होती है और मुझसे कह रही होती है, मेरे पास अब पैसों की कोई भी कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा समय तक एक साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हें वो पैसे वापस कर रही हूँ जो कि तुमने मुझ पर खर्च करे हैं। दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो उन पैसों को हवा में फेंक देती है। ये सब देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ और समझ जाता हूँ कि मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। उस टाइम में जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था, मैं उन पैसों की तरफ देखता हूँ जो कि वो मुझे वापस कर रही थी, और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को घूरने लग जाता हूँ। ये देखकर वो मुझसे कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ये मत कहना कि तुम मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगने वाले हो, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम्हारी मुझसे माफी मांगने की भी औकात नहीं होगी। फिक्र मत करना, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी साफ करने के लिए रख लूंगी। ये सुनने के बाद मैं ताली बजाने लगता हूँ और कहता हूँ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो यार। 4 सालों तक मैंने तुम पर अनगिनत पैसे खर्चा करे, और अब जबकि तुम टॉपर आ चुकी हो तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। क्या बढ़िया प्लान था तुम्हारा। ये सुनने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है और मुझसे कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? तुमने जो करा वो तो बेर मिनिमम है। ये सब तो हर एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है। ये सुनने के बाद मैं उससे कहता हूँ, हाँ हाँ तुमने सही कहा, मैंने बेर मिनिमम ही करा है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। वैसे भी तुम्हारे छोटे से दिमाग में तुम कितना ही बड़ा सोच सकती हो। मेरी गर्लफ्रेंड ये सुनकर कहती है, तुम बस जेलस हो कि मेरी यन हुआंग टीम टॉपर आ गई है। मैं इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और तुम तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद मैं हंसते हुए कहता हूँ, हाँ हाँ मिस परफेक्ट, सही कहा आपने। जब मैं तुम्हारी कंपनी के ऊपर अनगिनत पैसे खर्चा कर रहा था, उसी बीच तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड से चक्कर चला लिया। तुम्हारे में तो जरा सी भी शर्म नहीं है। और हाँ, अब मेरी बातें खत्म हुई तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरा बेस्ट फ्रेंड सही कहता था, तुम एक नंबर के सेल्फिश हो। पता नहीं मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ कैसे रही। मैं उससे कहता हूँ, देखो मैं फालतू के ड्रामे में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें ब्रेकअप करना है ना, चलो करते हैं। मेरे ये बोलने के बाद वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। जब वो यहाँ से जा रही होती तब मैं कहता हूँ, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी यन हुआंग टीम टॉप पर है तो? उस कंपनी को मैंने ही बनाया है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड दरवाजे के पास रुकर कहती है, मैं पार्टी के दिन सबके सामने बता दूंगी कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तो उसके बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैं विंडोज के पास आता हूँ, अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता हूँ और डायरेक्ट कॉल लगाता हूँ मेरी फैमिली के बटलर को। कॉल उठाते ही वो मुझसे पूछते हैं कि कौन बात कर रहा है। मैं उनसे डायरेक्ट कहता हूँ, अंकल फैंग, मुझे यान हुआंग टीम से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट हटानी है और मैं चाहता हूँ जो घर मैंने मेरी बीवी की फैमिली को गिफ्ट करा था उन्हें उस घर से तुरंत निकाल दिया जाए। ये सुनने के बाद अंकल फैंग कहते हैं, यंग मास्टर आप दोबारा से इसके बारे में सोच लीजिए। यान हुआंग टीम को इनहेरिटेंस क्लेम करने की जरूरत पड़ेगी। ये सुनने के बाद मैं उनसे कहता हूँ, अंकल फैंग मैंने जैसा कहा है वैसा ही आप करिए। अंकल फैंग कहते हैं, अगर आप अभी टीम को डिसबैंड करते हैं तो आपका कजन जियांग फैंग उस टीम को खरीद लेगा। वो एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जिसे रिचेस्ट सीईओ जैसी मानवा काफी पसंद है। अगर वो जियांग फैमिली का मालिक बन गया तो सब कुछ बदल जाएगा। यंग मास्टर क्या आप अभी भी ये करना चाहेंगे? मैं उनसे कहता हूँ, हाँ मुझे खुद पर भरोसा है। ये सुनने के बाद वो कॉल काट देते हैं और कहते हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि आप टीम को डिसबैंड क्यों कर रहे हैं, पर कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कॉल कटने के तुरंत बाद मैं सोचता हूँ शायद से अंकल फैंग सही कह रहे थे, पर मैंने भी सही फैसला किया है। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिनवान है। लिनवान तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है। जब मैं ये सारी बातें सोच रहा होता हूँ तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है, होस्ट की लाइफ के सारे डिसीजंस को स्कैन करा जा रहा है, मिलियन चॉइसेस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। तभी मेरे सामने एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। आखिर ये चीज है क्या? ये देखकर मैं काफी हैरान होता हूँ। वो सिस्टम मुझे कुछ ऑप्शंस देता है। ऑप्शन 1, मैं टीम को डिसबैंड ना करूँ और कुत्तों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगू, और इसके साथ मुझे एक टाइटल भी मिलेगा जो कि होगा बिग लूजर का। ऑप्शन 2 है कि मैं टीम को डिसबैंड कर दूं, इसके रिवॉर्ड में मुझे एक बेसिक गिफ्ट पैक मिलेगा। ऑप्शन 3 होता है कि मैं बस आराम करूं और अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय करूं, और इसके रिवॉर्ड में मुझे मिलेगा सुप्रीम गिफ्ट पैक। ये देखकर मैं खुश हो जाता हूँ और कहता हूँ, मैं फालतू में मेहनत करने का सोच रहा था, सिस्टम तो चाहता है कि मैं आराम करूं और वो मुझे इसके बदले रिवॉर्ड्स भी देने को तैयार है। ये तो काफी अच्छी डील है। लिनवान, तुमने मेरी पिछली जिंदगी में मेरा फायदा उठाया था, पर इस बार मैं तुमसे हर एक चीज छीनने वाला हूँ। मैं सिस्टम से कहता हूँ, सिस्टम मैं थर्ड ऑप्शन को चूज करता हूँ। सिस्टम मुझसे कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए आपको रिवॉर्ड में सुप्रीम गिफ्ट पैक दिया
दिया जा रहा है। मैं उस रिवॉर्ड को तुरंत ओपन करने के लिए कहता हूँ। उस रिवॉर्ड में मुझे सुप्रीम लेवल की केओस बॉडी मिलती है और मुझे सुप्रीम लेवल का वॉइड मिलता है। ये रिवॉर्ड मुझे इसलिए मिला होता है ताकि मैं अपने रूम में आराम करते हुए भी अपनी पावर को बढ़ा सकूं। अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी है। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेरे डैड कहते थे कि वॉइड एक ऐसी टेक्निक है जिसको टॉप लेवल के मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी कंट्रोल नहीं कर सकते और मैंने इसे इतनी आसानी से पा लिया। और किससे पता मैं इस सिस्टम की मदद से सिर्फ आराम करते करते अपने लेजेंडरी डैड को सरपास कर दूं। और मेरा वो कजन जो कि अपनी स्किल्स पर इतना करता है, अब जबकि मुझे पावर्स मिल चुकी हैं तो मैं इजीली उसे अपने पैरों के नीचे ला सकता हूँ। ये सोचकर ही मैं हंस पड़ता हूँ। तभी मुझे अंकल फैंग का कॉल आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कोई वीडियो भेजी है और वो मुझे उसे तुरंत चेक करने के लिए बोलते हैं। मैं उनकी भेजी हुई वीडियो को देखने लगता हूँ। उस वीडियो में वो लिनवान के विला में गए होते हैं। लिनवान अंकल फैंग को थप्पड़ मारने वाली होती है पर अंकल फैंग उसका हाथ रोक लेते हैं। लिनवान कहती है चाहे जियांग यीचैन कुछ भी कर ले मैं उसके पास वापस नहीं आने वाली। पर अंकल फैंग उसको बताते हैं मैं आपको यहाँ पर वापस लेने नहीं आया हूँ। जिस विला में आप अभी रह रही हैं वो मेरे यंग मास्टर ने खरीदा था, इसीलिए अब वो चाहते हैं कि आप इस विला को छोड़कर यहाँ से चली जाएं। ये कहते हुए अंकल फैंग इस विला के डॉक्यूमेंट्स को लिनवान के मुंह पर मारते हैं। ये सुनने के बाद लिनवान कहती है अगर जियांग यीचैन को लग रहा है कि वो ये सब कर मुझे वापस पालेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। मैं जल्द ही खुद ही यान हुआंग टीम को ज्वाइन करने वाली हूँ। जियांग यीचैन के बिना भी मैं काफी ऊपर तक जा सकती हूँ। मैं इस वीडियो को अपने फोन पर देख रहा होता हूँ। एक सेकंड के लिए मेरा मूड थोड़ा खराब होता है पर मैं अगले ही मोमेंट अपने लग्जरी विला में बैठकर खाना खा रहा होता हूँ। तभी मुझे यान हुआंग टीम के बॉस का कॉल आता है। उससे पता चल चुका होता है कि मैं टीम को डिसबैंड करने वाला हूँ। वो कॉल पर काफी परेशान लग रहा होता है और वो कहता है बॉस मुझे पता चला कि आप यान हुआंग टीम से अपना सारा इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं। हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं उससे कहता हूँ तो तुम्हें फाइनली अपने बॉस की याद आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों के बारे में नहीं पता? तुम लोग बस मेरा पैसा फालतू की चीजों में खर्चा करते हो। तुम लोग अच्छे अच्छे होटल्स में रुकते हो और सबसे महंगी ड्रिंक्स पीते हो और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि तुम लोग मेरी बुराई भी करते हो। ये सुनने के बाद यान हुआंग टीम का बॉस कहता है आपकी बुराई हमारा एक मेंबर करता था और मैंने इसके बदले उसे कई बार सजा भी दी है। हम अभी इस सिटी की सबसे नंबर 1 टीम है। आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर मैं कहता हूँ मेरे से बकवास मत करो बॉस, मैं हूँ कि तुम। मैं अब तुम लोगों के ऊपर एक फूटी कौड़ी भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। ये कहकर मैं फोन कट कर देता हूँ और वापस से अपना खाना खाने लगता हूँ। उसके बाद मैं जाकर अपने सोफे पर लेट जाता हूँ अपने आईपैड के साथ। मैं देखता हूँ कि मुझे अंकल फैंग का कॉल आ रहा है। मैं उनके फोन को उठाता हूँ और वो मुझे बताते हैं यंग मास्टर हमने लिनवान की फैमिली को आपके विला से निकाल दिया है पर फिर भी हमें कोई ऐसा चाहिए होगा जो कि आपकी बाकी की टीम्स को संभाल सके। मैं अंकल फैंग से कहता हूँ आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी किसी ऐसे को ढूंढ लूंगा जो कि सब कुछ मैनेज कर सके। तभी अचानक से मुझे कोई याद आता है जो कि मेरी हर एक टीम को मैनेज कर सकता है। ये सुनकर अंकल फैंग कहते हैं यंग मास्टर आपने किसे चुना है आपकी बाकी टीमों को मैनेज करने के लिए? मैं अंकल फैंग से कहता हूँ अंकल फैंग मेरी एक फियांसे भी तो है, वो ये सब संभालने के लिए सबसे बेटर चॉइस है। ये सुनने के बाद अंकल फैंग कहते हैं यंग मास्टर आपने तो हमेशा अपनी फियांसे को इग्नोर करा है। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ अंकल फैंग ये मैं पहले किया करता था, आप बस वैसा करिए जैसा मैं कह रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं अंकल फैंग का कॉल कट करता हूँ मैं तुरंत अपनी फियांसे की फोटो देखने लगता हूँ। ये लड़की सच में कितनी ज्यादा प्यारी है। मैं अपनी पिछली लाइफ में सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैंने इस जैसी लड़की को इग्नोर करा लिनवान के लिए। मैंने लिनवान को पब्लिक के बीच कन्फेस करा था और अपनी फियांसे की बेइज्जती करी थी, पर इस बार मैं वैसा नहीं करने वाला। अब जबकि मेरी फियांसे मेरी टीम्स को मैनेज करेगी मैं बिना किसी टेंशन के आराम कर सकता हूँ। मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपना काम दूसरों पर डाल दिया है। आप सच में बहुत ही ज्यादा लेजी हैं, इसीलिए आपको रिवॉर्ड में हाई लेवल गिफ्ट पैक मिलता है। मैं ये देखकर कहता हूँ ये रिवॉर्ड सुप्रीम वाले से तो अच्छा नहीं है पर फिर भी ये इतना बुरा भी नहीं है। सिस्टम इसे ओपन करो। मैं वापस अपने माइंड रियाल में चला जाता हूँ और मेरी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद मैं अपने ऑफिस रूम में खड़ा होकर उस स्किल को अच्छे से देखने लगता हूँ। जो स्किल मुझे मिली है उसका नाम है वॉइड मिरर। ये एक टॉप कल्टीवेशन मेथड है जो कि सेलेस्टियल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। सिस्टम मिलने के तुरंत बाद मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें मिलने लगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। मैं उस वॉइड मिरर को चेक करने लगता हूँ और मेरी जो सोल होती है वो एक सेकंड के लिए ट्रैवल करती है अंकल फैंग के पास और फिर तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। मेरे ऑरा को अंकल फैंग महसूस कर लेता हूँ और वो कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे अभी अभी यंग मास्टर यहाँ पर आए थे, पर जिस टेक्निक की मदद से वो यहाँ पर आए थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। यंग मास्टर अभी तक सिर्फ लेवल 2 पर है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। मैं अगले दिन अपने विला में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ। तभी अंकल फैंग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं यंग मास्टर आपकी फियांसे मिस सू यहाँ पर आ चुकी हैं। मेरी जो फियांसे होती है वो भी मेरे पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और वो मुझे मेरा ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है और वो मुझसे कहती है आप लिनवान के लिए डेली ब्रेकफास्ट बनाते थे और उसकी वजह से आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और आपने ये 4 सालों तक करा। जब मैं अपना फेस पोंछने जा रहा होता हूँ तो मेरी फियांसे सू मेरे पास आकर मेरा चेहरा एक बड़े कपड़े से पोंछने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है आज मैं आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज खड़ी हूँ। ये मोमेंट तो काफी बढ़िया है, मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट करने वाली हूँ। मैं अंकल फैंग से कहता हूँ मुझे किसी पहाड़ पर बैठकर सनराइज देखनी है। अंकल फैंग कहते हैं जैसा आप कहे यंग मास्टर, मैं अभी आपके लिए कार रेडी करवाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ नहीं, कार की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहने के तुरंत बाद मैं अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर को एक्टिवेट करता हूँ और तुरंत यहाँ से सू को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। ये देखकर अंकल फैंग शॉक में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं क्या यंग मास्टर ने अभी अभी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करा? आखिर ये एबिलिटी इनके पास कहाँ से आई? तभी सीन वापस से एमसी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो अपना नाश्ता
पहाड़ों पर बैठकर कर रहा होता है और सामने से सूरज निकल रहा होता है। मैं सू से कहता हूँ, तुम्हें अब लिनवान के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस मुझसे बात करो। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम्स को मैनेज करो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 बिलियन दूंगा। ये सुनने के बाद सू उदास हो जाती है और वो कहती है, क्या आप ये सब लिनवान के लिए कर रहे हो? मैं अपनी कुर्सी से उठकर उसके सर पर हाथ रखता हूँ और उससे कहता हूँ, नहीं, मैं लिनवान के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी टीम्स को मैनेज करोगी, और अगर तुम ये करती हो तो उसके बाद मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। आगे मैं उसको लेकर हमारे कॉलेज में पहुंचता हूँ। आज रात हमारे कॉलेज में ग्रेजुएशन पार्टी है। मैं सू को लेकर आगे जाने लगता हूँ। तभी मेरी गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझ पर आकर चिल्लाने लगता है और वो कहता है, ओए जियांग ये चैन, तुम आखिर इतना लेट कैसे हो गए? मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज वेन्यू सेट करने में हमारी मदद करोगे। इस बंदे को देखकर मुझे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मारा था, और यहाँ तक ये बंदा मेरे कजन के साथ भी मिला होता है। तभी मुझे वापस से सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। आपको सिस्टम से एक ऑप्शन मिलता है और वो ऑप्शन है आपको चेंग्यू को एक्सपेल करना है। इसके रिवॉर्ड में आपको अल्टीमेट लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ये देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ, मुझे इन कीड़े मकोड़ों की इस जिंदगी में परवाह नहीं है। मैं अंकल फैंग से कहता हूँ, अंकल फैंग, ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे चुप कराइए। सू मेरे साथ कुछ फोटोज लेना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग हमें डिस्टर्ब करें। मैं सू से कहता हूँ, चलो हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ सू, इन कीड़े मकोड़ों के बारे में मत सोचना। जब मैं यहाँ से जाने लगता हूँ तब चेंग्यू मुझे रोकता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और वेन्यू सेट करना तुम्हारा काम था। पर ये सुनकर अंकल फैंग कहते हैं, पर अब यंग मास्टर ये चीज नहीं करना चाहते हैं, तो तुम कौन होते हो उन्हें उनका काम बताने वाले? तभी मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मुझे रिवॉर्ड में 1 बिलियन मिले हैं और उसके साथ ही 10,000 बैड लक के स्टिकर्स भी। ये स्टिकर्स मैं जिस पर भी लगाऊंगा उसके साथ हर एक चीज बुरी होगी। मैं ये रिवॉर्ड देकर खुश होता हूँ, क्योंकि ये स्टिकर्स को यूज करने में मुझे काफी मजा आने वाला है। मैं तुरंत एक स्टिकर का यूज करता हूँ और उसे चेंग्यू के ऊपर लगा देता हूँ। मैं सू के सर पर हाथ रखता हूँ और उससे कहता हूँ, तुम मेरे बारे में सोचकर परेशान मत हो, चलो यहाँ से चलते हैं और फोटोज लेते हैं। ये कहकर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी से शिफ्ट होता है मेकअप रूम में। सब लोग आज रात की ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी भागते हुए यहाँ पर चेंग्यू आता है। वो जल्दी से जाकर लिनवान को ढूंढता है और उससे कहता है, मैं जियांग यी चैन को लेने गया था पर उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक दिया। जरा देखो तो उन लोगों ने मुझे मारा भी। लिनवान चेंग्यू का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मुझे पता नहीं था कि जियांग यी चैन इतना कमीना है। उसने पहले मुझे और मेरी फैमिली को बुली करा और अब वो मेरे इतने प्यारे बेस्ट फ्रेंड को भी बुली कर रहा है। मैं उस जियांग यी चैन को छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर चेंग्यू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, जियांग यी चैन, बस तू आज रात का इंतजार कर। जब लिनवान सबके सामने तुमसे ब्रेकअप करेगी तब तुम उसके सामने रोने लगोगे और अपने घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगोगे, और ये देखने के बाद तुम्हारी फैमिली तुम्हें निकाल देगी और फिर तुम्हारी फैमिली का वारिस बन जाएगा जियांग फैंग। पर जो स्टिकर एमसी ने चेंग्यू के ऊपर लगाया था उसकी वजह से चेंग्यू के साथ बार बार बुरा हो रहा होता है। कभी वो खुद से जमीन पर गिर जाता है तो कभी कुछ और हो जाता है। इस चीज को देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। तभी हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें मोटा वाला बंदा कहता है, अरे वो देखो जियांग यी चैन, आखिर वो सू के साथ क्या कर रहा है? वो तो लिनवान के पीछे पागल था ना। ये सुनकर ब्लॉन्ड बालों वाला बंदा कहता है, वो किसी के साथ भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने जो मुझसे उधार ले रखा है वो बस उसे वापस कर दे। जियांग यी चैन ने मुझसे 3 मिलियन लिए थे, क्या वो मेरे पैसे आज रिटर्न करेगा? ये सुनकर मोटा वाला बंदा कहता है, हाँ शायद से जियांग यी चैन आज पैसे दे दे। हमें अभी पता चलता है कि जियांग यी चैन ने कॉलेज के हर एक बंदे से उधार ले रखा होता है। सारे लोग जब एक साथ मिलकर खड़े होते हैं और आपस में बता रहे होते हैं कि जियांग यी चैन ने उनसे कितना उधार लिया है, तभी उन्हें जियांग यी चैन दिख जाता है सू के साथ। वो लोग तुरंत उसके पास जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। ये देखकर मैं उनसे पूछता हूँ, आखिर तुम लोगों ने मुझे घेर क्यों रखा है? उनमें से एक बंदा आगे आता और कहता है, जियांग यी चैन तुम कुछ भूल रहे हो। मैं उससे पूछता हूँ कि मैं क्या भूल रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है, आज तो हमारा कॉलेज खत्म हो रहा है और रात में ग्रेजुएशन पार्टी है, तो आज तुम्हें हमारे पैसे वापस दे देने चाहिए। सारे लोग मुझसे उनके पैसे वापस मांगने लगते हैं। तभी मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। होस्ट को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो कोई बहाना ढूंढे और इन्हें पैसे वापस ना करें। इसके रिवॉर्ड में आपको एक टॉप लेवल का डेड बी टाइटल मिलेगा। ऑप्शन 2, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन्हें डरा दें। इसके रिवॉर्ड में आपको एक लो लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ऑप्शन 3 में आप अभी इनके पैसे वापस कर दीजिए। इसके रिवॉर्ड में आपको एक हाई लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ये सब देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में हर एक पर्सन से उधार लिया था ताकि मैं उन पैसों को लिनवान पर खर्चा कर सकूं। अगर मैं अपनी फैमिली के पैसे यूज करता तो उन्हें तुरंत पता चल जाता और वो तुरंत मुझे फैमिली से निकाल देते। इसीलिए मैंने दूसरों से उधार लिया। अब जब मैं ये सब याद कर रहा हूँ तो सच में मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हुआ करता था। और वैसे भी सिस्टम ने मुझे 10 बिलियन रिवॉर्ड में ऑलरेडी दे दिए हैं, तो मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। इनके पैसे मैं आराम से इनको वापस कर सकता हूँ। तभी मेरी फियोंसे सू आगे आती है और वो कहती है, तुम लोग मेरे यी चैन को परेशान मत करो, मैं तुम सबके पैसे तुम्हें अभी वापस करती हूँ। मैं सू का हाथ पकड़कर कहता हूँ, मुझे इन्हें बस थोड़े से पैसे वापस करना है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ब्लॉन्ड बालों वाले बंदे के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ, मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ। और जैसे ही वो मुझे अपना अकाउंट नंबर देता है मैं उसके बैंक में 30 मिलियन भेज देता हूँ। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुमने बस मुझसे 3 मिलियन लिए थे तो तुम मुझे 30 मिलियन क्यों दे रहे हो? मैं उससे कहता हूँ, मैंने तुमसे पैसे लिए थे तो इन पैसों को उनका इंटरेस्ट समझ लो। मैं एक एक करके सबके पैसे रिटर्न कर देता हूँ, जितने मैंने उनसे लिए थे उससे कई गुना ज्यादा। सबके
के पैसे वापस देने के बाद मुझे एक अलग किस्म की शांति मिलती है। सू मेरे पास आकर कहती है, मुझे पता है ये चैन तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अपनी नई टीम बना सको। मैं उससे कहता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो एक कार्ड को बाहर निकालती है और उसे मुझे देते हुए कहती है, मैं इतने सालों से अपनी पॉकेट मनी को सेव करी थी, तुम इन्हें खर्च कर सकते हो। और मुझे ये कार्ड देकर वो यहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। मैं उस कार्ड को देख रहा होता हूँ और मेरे चेहरे पर एक स्माइल होती है। मुझे इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी इस लड़की ने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं अपनी पिछली लाइफ में सच में पागल था जो मैंने लिनवान को चुना। तभी मुझे मेरे हाई लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिल जाता है। मैं सिस्टम से कहता हूँ कि तुरंत उसे ओपन करें। उसके तुरंत बाद अचानक से मेरी बॉडी में एनर्जी जाने लगती है। मुझे पहले से काफी ज्यादा बेटर लगने लगता है। ये जो नई पावर मुझे मिली है उसकी मदद से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से कंट्रोल कर सकता हूँ। आगे जहाँ पर ग्रेजुएशन पार्टी होने वाली थी मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। अभी यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आए होते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा वहाँ पर घूमने लग जाता हूँ। पर तभी मैं चेंग्यू के पास अपने कजन जियांग फैंग को आते हुए देखता हूँ। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। ये देखकर मैं सोचता हूँ आखिर ये जियांग फैंग चेंग्यू के साथ क्या कर रहा है। मेरी पिछली जिंदगी में तो जियांग फैंग लिनवान के साथ बातें कर रहा था। क्या इस बार रियलिटी चेंज हो रही है। चेंग्यू मेरे कजन से बात करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। मेरा कजन मुझे वहाँ पर देख लेता है और मुझसे पूछता है, ओए ये चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं उससे कहता हूँ तुमसे मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरा कजन हंसने लगता है और वो कहता है, ये चैन तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कम्पीट करने का सोच रहे हो। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है। ये कहकर मेरा कजन जाने लगता है। ये देखकर मैं कहता हूँ इस बंदे को सच में के ड्रामास और मानवास पढ़ना बंद कर देना चाहिए। ये बंदा मेरे सामने कितनी क्रिंज लाइन बोल कर गया है, छपरी कहीं का। इसके तुरंत बाद मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ और कहता हूँ, पर मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। मेरी पिछली जिंदगी में इसने मुझे बर्बाद कर दिया था। इसने बाहर के लोगों के साथ मिलकर सू फैमिली और जियांग फैमिली में दरार ला दी थी और मेरी पूरी फैमिली को उनके डाउनफॉल पर ले आया था। इस बार मैं ये सब नहीं होने दे सकता। चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इस बार मुझे कैसे बर्बाद करते हो। तभी से शिफ्ट होता है एक वीआईपी के ऊपर जिनका स्वागत खुद ब खुद प्रिंसिपल करने आए थे। ये वीआईपी और कोई नहीं बल्कि जियांग यीचैन के डैड होते हैं, जो कि प्रिंसिपल से कहते हैं किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, आप फिक्र मत करिए, ये बात बिल्कुल सीक्रेट रहेगी। यीचैन के डैड कहते हैं, मेरा वो पागल बेटा उसने अपनी सारी रेपुटेशन खराब कर ली, वो भी एक लड़की के पीछे। पर समाज में मेरी काफी इज्जत है, इसीलिए अगर लोगों को पता चला कि मेरा बेटा एक सिंप है तो ये कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी। प्रिंसिपल यीचैन के डैड से कहते हैं, सर सू फैमिली के हेड भी यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी के वीआईपी भी जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। तभी यहाँ पर सू फैमिली के हेड यानी सू के फादर आते हैं और वो आते ही यीचैन के डैड से कहते हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर यीचैन मेरी बेटी से प्यार नहीं करता है तो मैं आज ही उनकी एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। ये सुनकर यीचैन के डैड थोड़े शॉक होते हैं। तभी ग्रेजुएशन पार्टी स्टार्ट होती है और इस ग्रेजुएशन पार्टी के गेस्ट बनकर आए होते हैं यान हुआंग टीम, क्योंकि ये टीम इस सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए सारे लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। यान हुआंग टीम का लीडर अपने बाकी के लोगों को कॉल पर ऑर्डर देता है, सारे लोग मेरी बात सुनो, हमारे बॉस जहाँ पर भी हैं उन्हें ढूंढो। जैसे ये ग्रेजुएशन पार्टी खत्म होगी हम तुरंत बॉस से बात करेंगे। यान हुआंग टीम को यहाँ पर देखकर चेंग्यू खुश हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि जियांग यीचैन ने यान हुआंग टीम को बुलाया है ताकि वो लिनवान के लिए सेलिब्रेट कर सके। उसे लग रहा होता है कि यंग मास्टर जियांग फैंग का प्लान वर्कआउट कर जाएगा। वो ये सोचकर मुस्कुराने लगता है। वो ये बात तुरंत जाकर लिनवान को बताता है। ये सुनकर लिनवान खुश हो जाती है क्योंकि उसको भी लग रहा होता है कि यान हुआंग टीम उसके लिए आई है। वो लोग चुपके से यान हुआंग टीम को देखने के लिए जाते हैं। जब लिनवान यान हुआंग टीम के लीडर को देख लेती है वो मेकअप रूम में वापस आकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। चैंग उससे कहता है, तुम जल्दी यान हुआंग टीम की मेंबर बनने वाली हो। जियांग यीचैन के बिना भी तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा है। चैंग लिनवान के फेस को टच करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी सच में काफी परवाह है। तुम बस यीचैन से आज ब्रेकअप कर लो। ये सुनने के बाद लिनवान कहती है, पर मैं किस रीजन की वजह से उससे ब्रेकअप करूंगी। तभी चैंग अपना फोन बाहर निकालता है और वो सू और यीचैन की फोटो को लिनवान को दिखाता है। वो उसे बताता है कि तुम यीचैन पर चीटिंग के एलिगेशन लगा सकती हो। पर सू को यीचैन के साथ देखकर लिनवान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। चेंगी उससे कहता है, तुमने देखा, तुमने कल ही यीचैन से ब्रेकअप के बारे में बात करी और आज ही उसने एक नई लड़की सेट कर ली। ये सुनकर लिनवान को और भी गुस्सा आता है और वो कहती है, यीचैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। ये लड़की धोखे के बारे में बात करी है, इसने खुद ही यीचैन को धोखा दिया था। खैर आगे हम चेंग्यू को देखते हैं जियांग फैंग से बात करते हुए। चेंग्यू फैंग से कहता है, मैंने वो सारी चीजें परफेक्टली कर ली जो भी आपने मुझसे करने के लिए कहा था। फैंग चेंग्यू की गर्दन पर हाथ रखता और उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम करा, मुझे बताओ तुम्हें इसके बदले क्या इनाम में चाहिए। चेंग्यू कहता है, मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए यंग मास्टर फैंग, बस आप मेरी फैमिली की मदद कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग एक साथ ऐसे खड़े क्यों हो। तुम दोनों पागल कितनी अजीब तरह से साथ में खड़े हो। छी, तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे खराब लग रहा है। खैर आगे फैंग अपने हाथों को पोंछते हुए कहता है, अगर मेरा प्लान आज फेल हो
हो जाता है तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को गायब करवा दूंगा। अगर मुझे ये चैन को अपने रास्ते से ना हटाना होता तो मैं तेरे जैसे बंदे से बात भी ना करता, घिनौने कहीं के। मैं बाहर हॉल में सोफे पर बैठा होता हूँ और कहता हूँ इस कॉलेज में सबसे ज्यादा टॉपर दो ही लड़कियां हैं, पहली सू और दूसरी लिनवान। मेरी पिछली जिंदगी में जब लिनवान ने मुझसे ब्रेकअप करा था वो भी स्टेज पर, तब सू ने मेरे पास आकर मुझे प्रपोज करा था ताकि वो मेरी रेपुटेशन को बचा सके। पर उस टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैंने ना जाने सू की कितनी बेइज्जती कर दी थी, वो भी सबके सामने। तभी मैं यान हुआंग टीम को स्टेज के पास खड़ा देख लेता हूँ और उन्हें देखकर मुझे काफी गुस्सा आ जाता है, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी एक बंदा अनाउंस करता है अब मैं स्वागत करना चाहूंगा बीजिंग की टॉप टीम की विनर का। तभी यहाँ पर लिनवान आती है। एक बंदा मेरे से आकर कहता है अरे ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ये चैन के पास ऑलरेडी मिस सू है और उसकी गर्लफ्रेंड लिनवान भी है। ये बंदा कितना ज्यादा लकी है, दो सबसे खूबसूरत लड़कियां इसके साथ हैं। खैर तभी लिनवान सबसे बोलती है मैं स्पीच देने से पहले आप सबको कुछ बताना चाहूंगी। वो वहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर सू और मेरी फोटो को चला देती है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ये चैन के डैड भी ये सब देख रहे होते हैं और वो कहते हैं क्या मेरे बेटे को अब अकल आ गई है। लिनवान रोना शुरू कर देती है और कहती है ये चैन हम 4 सालों से साथ हैं, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लिनवान की ऐसी एक्टिंग देखकर ये चैन के डैड समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें ये चैन ने प्लान करी हैं। वो कहते हैं लिनवान को रोता देख मेरा बेटा उसके सामने घुटनों पर आकर उसकी माफी की भीख मांगने लगेगा, वो भी सबके सामने। उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। पब्लिक उन फोटोज को देखकर पागल सी हो जाती है। ये चैन ने जिन लोगों को पैसे वापस करे थे उनमें से एक बंदा अपनी सीट पर खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है तुम ये चैन के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती हो, ये चैन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उसको दूसरा वाला बंदा शांत कराता है और उससे कहता है ओए तुम ये चैन के सामने लिनवान को कुछ मत कहो, ये चैन लिनवान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर ये चैन को तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगती है तो वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। तभी मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। आपको दोबारा से मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला, आप उसके सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांगिए। दूसरा, चुपचाप यहाँ से चले जाइए। और तीसरा और आखिरी, स्टेज पर जाकर उससे फेस करिए और उसके बाद लफड़े को एंजॉय करिए। आपको गिफ्ट में एक अल्टीमेट लेजी रिवॉर्ड मिलेगा। मैं लास्ट ऑप्शन को चुन लेता हूँ और जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर से उठता हूँ वहाँ पर भागते हुए सू आती है और वो सबके सामने खड़े होकर कहती है सारे लोग मुझे माफ करना, तुम लोग प्लीज ये चैन को ब्लेम मत करो, मैं वो हूँ जिसे ये चैन पसंद है, वो मेरा क्रश है। मुझे माफ करना लिनवान, मुझे तुम्हारे और ये चैन के बीच में नहीं आना चाहिए था, प्लीज ये चैन के ऊपर गुस्सा मत हो। ये सुनकर एक बंदा अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये चैन ने हमारी गॉडेस सू को धमकाया है, वरना वो लिनवान से माफी क्यों मांगती। सारे लोगों को ये चैन के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता सू का माफी मांगना, क्योंकि वो सारे के सारे लोग सू को पसंद करते थे। जो सू के फादर होते हैं वो वीआईपी रूम में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो अपने चाय के कप तक को तोड़ देते हैं। ये चैन के डैड अपने मन में कह रहे होते हैं मेरे बेटे दोबारा से कोई गलत फैसला मत लेना, अगर तुमने अभी लिनवान का साथ दिया तो हमारी फैमिली और सू फैमिली के बीच दरार आ जाएगी। जब मैं सू को ये सारी बातें कहता हुआ सुनता हूँ मैं तुरंत उसकी तरफ स्टेज पर जाने लगता हूँ। सू को डर लगने लगता है और वो अपने मन में कह रही होती है ये चैन जरूर से मुझ पर गुस्सा होने वाला है, शायद से वो मुझे थप्पड़ भी मार दे। तभी पीछे से लिनवान कहती है रुक जाओ ये चैन, मैं 4 सालों तक तुम्हारे साथ रही हूँ और तुम सू के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने सच में एक गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। ये चैन मेरी बात सुनो, मैं अभी तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मैं लिनवान के पास जाता हूँ और कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ उसे देकर कहता हूँ क्या तुम्हारी बकवास खत्म हुई। और उसके बाद उसे एक जोर का थप्पड़ मारता हूँ और इससे पहले कि वो रिएक्ट करे मैं उससे कहता हूँ तुम्हारी औकात कैसे हुई सू को खुद से कंपेयर करने की, टैलेंट और स्किल्स के मामले में वो तुमसे कई गुना आगे है, तुम्हें छोड़कर मैंने सही फैसला किया। ये सुनकर चैंग्यू और फैंग जो कि एक साथ खड़े होते हैं वो दोनों ही काफी शौक हो जाते हैं। आगे मैं लिनवान से कहता हूँ मुझे समझ आ गया कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम सबके सामने इसलिए ऐसी एक्टिंग कर रही हो ताकि तुम मेरी रेपुटेशन को खराब कर सको, तुम कितनी खराब लड़की हो। ये सुनकर लिनवान को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है तुमने मुझे सिर्फ इसलिए धोखा दिया क्योंकि सू एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने इतनी मेहनत करी थी ताकि मैं यन हुआंग टीम में अपनी जगह बना सकूं और वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया और तुमने क्या किया, तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। मैं लिनवान की बातों पर ध्यान भी नहीं देता और सू को लेकर स्टेज पर जाने लगता हूँ। लिनवान भी हमारे पास आकर खड़ी हो जाती है पर जो पब्लिक होती है वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो हमारे ऊपर सामान फेंकना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है यन हुआंग टीम की, जिन्हें देखकर सारे लोग शौक हो जाते हैं और शांत भी। वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि यन हुआंग टीम लिनवान के साथ है। सबको लग रहा होता है कि यन हुआंग टीम अभी ये चैन को सजा देगी। सारे लोग काफी खुश होते हैं। जैसे यन हुआंग टीम का लीडर स्टेज पर आता है लिनवान काफी खुश हो जाती है और वो उनके लीडर से जाकर कहती है आप सब लोग यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए आए हैं ना। पर ये सुनकर लीडर कहता है हम तुम्हारा साथ क्यों देंगे, हमने तुम्हें कब का हमारी टीम से निकाल दिया है। ये सुनकर लिनवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है तुम लोग मुझे टीम से कैसे निकाल सकते हो, मैंने टीम में आने के लिए 4 सालों तक मेहनत करी है और तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते हो। लिनवान काफी जोरों से रो रही होती है। यन हुआंग टीम का कैप्टन ये देखकर कहता है अब बस भी करो लिनवान। उसके बाद वो कैप्टन मेरे आगे घुटनों पर बैठ जाता है और मुझसे कहता है बॉस मैं यन हुआंग टीम का कैप्टन हूँ, हमने लिनवान को टीम से निकाल दिया है। यन हुआंग टीम के कैप्टन को यी चैन के सामने अपने घुटनों पर बैठा देख लिनवान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मैं लिनवान के पास चलते हुए आता हूँ और उससे कहता हूँ हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मैंने
मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो मैं उसे वापस छीन भी सकता हूँ। तुमने मेरी मदद को अपनी मेहनत का नाम दे दिया। तुम पागल वागल हो क्या? वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। यान हुआंग टीम तो जियांग फैमिली के अंडर है ना, और अगर देखा जाए तो ये चैन का सरनेम भी जियांग है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो जियांग फैमिली का वारिस है? लिनवान को ये तो पता था कि उसका बॉयफ्रेंड अमीर है, पर उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसका बॉयफ्रेंड एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपने घुटनों पर गिर जाती है, उसका ब्रेन कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। वो उसके पास आने की कोशिश करती है, पर ये चैन के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। मैं लिनवान से कहता हूँ, मेरे बारे में भूल जाओ, हम दोनों वैसे भी एक अलग दुनिया से थे। मैं वो था जिसने तुम्हारी मदद करी टॉप पर जाने के लिए, पर अब मैं तुमसे वो सारी चीजें वापस ले रहा हूँ जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है। ये सुनकर लिनवान को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और कहती है, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, मैंने वो सब खुद से कमाया है। वो वहाँ के गार्ड्स को नुकसान पहुंचाने लगती है, पर तभी यान हुआंग टीम का कैप्टन अपनी पावर्स का यूज करता है और वो एक ही अटैक में लिनवान को जमीन पर गिरा देता है। मैं लिनवान से कहता हूँ, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे पास जो कुछ भी हुआ करता था अब वो सब कुछ जा चुका है। उसके बाद मुझे जो रिवॉर्ड में गिफ्ट पैक मिला होता है मैं उसे ओपन करता हूँ। मुझे एक लेजेंडरी बीस्ट मिलता है और काफी सारे पैसे भी, और उसके साथ साथ मुझे एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स को पकड़कर मेरी जो भी विश होगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी। जब मैं सू के पास खड़ा होकर उस बॉक्स को देख रहा होता हूँ तभी यान हुआंग टीम का कैप्टन कहता है, बॉस क्या आप हमें दोबारा से सपोर्ट कर सकते हैं? मैं ये सुनकर इरिटेट हो जाता हूँ और उससे कहता हूँ, आखिर मैं तुम लोगों जैसे आलसी बंदों की मदद क्यों करूंगा? पूरी यान हुआंग टीम मुझसे माफी मांगती है और एक और मौके की विनती करती है। ऐसा सीन अपने सामने देखने के बाद सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मैं इन्हें ऐसा करता देख और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ और इनसे कहता हूँ, अगर बात लिनवान के सपनों की ना होती तो मैं तुम लोगों के ऊपर एक फूटी कौड़ी भी खर्च ना करता। मैं पागलों की तरह तुम लोगों पर पैसे लुटाए जा रहा था, पर तुम लोग मेरे पैसों से मेंशंस और फैंसी कार्स खरीद रहे थे और अमीरों वाले क्लब में मजे कर रहे थे। मेरी फैमिली हमेशा सबको बस एक ही मौका देती है, दोबारा हम किसी को भी मौका नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी टीम को बनाया था। इसीलिए अब मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, यान हुआंग टीम को मैं डिसबैंड कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद कैप्टन कहता है, बॉस इस बात को एक बार दोबारा सोच लीजिए, हम इस सिटी में नंबर 1 पोजीशन पर हैं। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा तो यान हुआंग टीम डिसबैंड हो चुकी है, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मेरे ये कहते ही कैप्टन एटीट्यूड में आ जाता है और वो बोलता है, ये चैन हमारे बिना तुम अगली टीम लीग कैसे जीतोगे? तुम्हें जरूर से इसका पछतावा होगा। ये सब देखकर सू अपने मन में सोच रही होती है, ये चैन ने यान हुआंग टीम लिनवान के लिए स्टार्ट करी थी और अब वो इस टीम को खत्म कर रहा है। क्या इसका ये मतलब है कि ये चैन अब लिनवान से प्यार नहीं करता? खैर ये सारा सीन देखकर पब्लिक आपस में काफी बातें बना रही होती है और कह रही होती है, ऐसा लगता है कि ये चैन पागल हो चुका है। यान हुआंग इस सिटी की सबसे टॉप की टीम है और इसने उसे ऐसे ही डिसबैंड कर दिया। ये लड़का सच में पागल हो चुका है और वैसे भी टीम टूर्नामेंट जल्दी होने वाला है, तो इसे ये अभी तो नहीं करना चाहिए था। खैर आगे कुछ स्टूडेंट्स मेरे लिए तालियां बजाने लगते हैं। मैं स्टेज पर खड़ा होता हूँ और अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी में सिर्फ लिनवान के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश करी यान हुआंग टीम को जिताने की, और वो आखिरकार जीत भी गई। थंडर टीम सेकंड रैंक पर आई थी और फीनिक्स थर्ड पर, और ये जो फीनिक्स टीम थी उसे भी मैंने ही बनाया था। वो सारे के सारे काफी अच्छे फाइटर्स थे, पर क्योंकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो सारे लोग मेरे कजन फैंग के साथ मिल गए। खैर आगे सू मेरा हाथ पकड़कर कहती है, ये चैन चलो चलते हैं। मैं उसे रोकर कहता हूँ, एक सेकंड रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है, और मैं उसे वो मिस्टीरियस विश बॉक्स दे देता हूँ। वो उसको देकर काफी खुश हो जाती है। वो तुरंत उसे ओपन करती है। हमारे आसपास काफी खतरनाक धुआं आ जाता है और जैसे ही धुआं हटता है हम दोनों के कपड़े चेंज हो जाते हैं। हम दोनों वेडिंग ड्रेस में आ जाते हैं। हम दोनों को देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। मैं अपने ऊपर वेडिंग ड्रेस देखकर समझ जाता हूँ कि सू की बस एक ही विश है और वो है मुझसे शादी करना। मैं उसके काफी क्लोज आकर उससे पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहती है, बहुत ज्यादा, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। जो कुछ भी फैंग ने प्लान करा था उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपने एक आदमी को बुलाता है और उससे कहता है, चैंगयू की फैमिली को मेरे सामने से गायब कर दो, तुम लोग के पास सिर्फ 3 मिनट है। कुछ लोगों ने पहले से ही चैंगयू को मारकर उसे बेहोश कर दिया होता है और जैसे ही उन लोगों को फैंग से ऑर्डर मिलता है वो लोग तुरंत चैंगयू को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। आगे फैंग कह रहा होता है, ग्रेजुएशन टेस्ट 3 दिनों बाद है, चलो ये चैन देखते हैं जब तुम हारोगे तो फैमिली के बड़ों का क्या रिएक्शन होगा। खैर तभी से ही शिफ्ट होता है ये चैन के फादर और सू के फादर पर। सू के फादर ये चैन के फादर से कह रहे होते हैं, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएशन टेस्ट पास नहीं कर पाया तो मैं तुरंत एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। ये चैन के डैड थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि उनको अभी तक लग रहा होता है कि उनका बेटा सेकंड लेवल पर है, जबकि जो सू है वो लेवल 4 पर पहुंच चुकी है। वो अपने बेटे के लिए टेंशन ले रहे होते हैं। तभी वो अपने बटलर को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं, जियांग फैमिली का जो ट्रेजर है जिसे मैं एक बहुत ही खतरनाक डंजन से लेकर आया था उसे मेरे पास लेकर आओ। वो बटलर ये चैन के डैड से कहता है, सर पर उस चीज के लिए आपने अपनी जान दांव पर लगाई थी और वही एक चीज है जिसका इस्तेमाल करके आप एक मार्शल गॉड बन सकते हैं। पर जो ये चैन के डैड होते हैं वो कहते हैं, उस आर्टिफैक्ट को मेरे बेटे को दे दो, उसे कुछ भी करके लेवल 3 तक पहुंचाओ ग्रेजुएशन टेस्ट से पहले। और ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है सू और ये चैन के ऊपर।
पर सू अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़े होती है जिसके अंदर स्टार शेप में काफी सारे लेटर्स होते हैं। सू यी चैन को बताती है, मैंने ये सारे लेटर्स तुम्हारे लिए लिखे हैं। मैं 4 सालों से तुम्हारे लिए लेटर्स लिख रही थी। हर एक लेटर में तुम्हारे लिए एक मैसेज है और मैं उसे हर एक दिन लिखती थी। एमसी थोड़ा पागल वागल है क्या? ऐसी लड़की को छोड़कर उसे लिनवान पसंद आ गई। कितनी खराब पसंद है इस बंदे की। खैर आगे ये चैन उस बॉक्स को सू से ले लेता है और उसके एफर्ट्स के लिए उसका शुक्रिया बोलता है। ये सुनकर सू काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि 4 सालों में ये पहली बार था जब ये चैन ने उसे शुक्रिया बोला। वो कहती है, पहली बार तुमने मुझे शुक्रिया बोला। मैं आज की तारीख को याद रखूंगी और हर साल इसे सेलिब्रेट करूंगी। मैं उससे कहता हूँ, क्या ये करना जरूरी है? सू ये सुनकर कहती है, हाँ जरूरी है, तुमसे जुड़ी हर एक बात जरूरी है। उसके बाद जब मैं और सू वॉक करते हुए आगे जा रहे होते हैं तभी सू के फादर की कार हमारे पास आकर रुकती है और वो सू को कार में बैठने के लिए कहते हैं। पर सू कहती है, डैड आज मैं यी चैन के साथ रहना चाहती हूँ। पर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और उसे वापस से कार में बैठने के लिए कहते हैं और उसे धमकी देते हैं, अगर तुम कार में नहीं बैठोगी तो मैं कल ही तुम्हारी एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। मैं सू की तरफ देखते हुए कहता हूँ, कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम घर जाओ। मजबूरन उसे कार में बैठना पड़ता है। वो मुझसे कहती है, कल मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल लंच बना कर लाऊंगी। मैं उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराता हूँ। सू के जो फादर होते हैं वो मुझसे कहते हैं, तुम ये एक्टिंग करके मुझे पागल नहीं बना सकते। ग्रेजुएशन एग्जाम 3 दिनों बाद है, अगर तुम अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाए तो मैं सू की और तुम्हारी एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। मुझसे ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ, इन्हें क्या लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन एग्जाम में इन्हें मुझसे रिजल्ट चाहिए। चलो सोचते हैं कि ग्रेजुएशन एग्जाम को मजेदार कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने लिनवान और उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हर एक चीज करी। मैंने हर किसी से पैसे उधार लिए, यहाँ तक कि मेरे विला में जो भी कीमती सामान था मैंने वो सब कुछ बेच दिया और सबसे चीपेस्ट कुक्स और मेट्स को हायर किया। पर मेरी इस नई लाइफ में मैं मजे करने वाला हूँ। अगर मुझे आराम करना है तो मैं अपनी लाइफ को सबसे हाई क्वालिटी का बनाऊंगा। तभी मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, आपकी थिंकिंग की वजह से आपको एक हिडन रिवॉर्ड दिया जा रहा है। सिस्टम मुझे वापस से रिवॉर्ड में 10 बिलियन दे देता है और मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया और साथ ही में मार्शल आर्ट्स गाइड बुक भी देता है। यहाँ तक कि हर एक चीज की नॉलेज मुझे तुरंत आ जाएगी और वो मेरे दिमाग में बस जाएगी। एग्जाम 3 दिनों बाद है और वो 2 तरह से होगा। पहला 7 सब्जेक्ट्स मॉन्स्टर्स के ऊपर, सारी चीजें उनके बारे में होंगी और मुझे हर एक चीज को पास करना होगा, तभी मैं फेज 2 में जा पाऊंगा। फेज 2 में हमें एक दूसरे डायमेंशन में भेजा जाएगा मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, क्योंकि अब सिस्टम ने मुझे इन्फिनाइट नॉलेज दे दिया तो अब मुझे एग्जाम में फेल होने की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक और रिवॉर्ड मिला होता है जिसका नाम होता है सुप्रीम एयर। मैं उस स्किल का इस्तेमाल करता हूँ ये देखने के लिए कि ये किस काम की है। पर तभी मुझे पता चलता है कि अगर मैं इस स्किल का यूज करूँ तो मैं अपने बेड के ऊपर आराम करते हुए भी 10 घंटों में लेवल अप कर जाऊंगा। इस दुनिया में जितने भी जीनियस हैं उनमें से कोई भी एक रात में लेवल अप नहीं कर सकता। उन्हें कम से कम 1 महीना लगता है एक लेवल को बढ़ाने में। मेरा ये सिस्टम तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इस सिस्टम का क्या मतलब है कि मैं आराम करते हुए भी लेवल अप कर सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है सू के घर पर, जहाँ पर सू के डैड उससे कह रहे होते हैं वो बस तुमसे प्यार करने का दिखावा कर रहा है ताकि वो तुम्हारा फायदा उठा सके और तुमसे अपना काम निकलवा सके, जैसे कि उसकी टीम को मैनेज करना। मेरी बेवकूफ लड़की, ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? पर सू ये सुनने के बाद कहती है, डैड क्या आप ये सच बोल रहे हो? सू के डैड कहते हैं, हाँ मेरी बेटी मैं सच बोल रहा हूँ, ये चैन तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है। पर ये सुनने के बाद सू कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है, ये चैन मेरा इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था, अब मैं उसे और भी अच्छे से ट्रीट करूंगी। सू ये सुनकर पता नहीं क्यों काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सू के डैड कहते हैं, अगर ये चैन ग्रेजुएशन टेस्ट फेल कर जाता है तो मैं तुम्हारी शादी जू फैमिली के यंग मास्टर से करवा दूंगा, वो पहले से तुम्हें पसंद करता है। ये कहकर सू के डैड यहाँ से चले जाते हैं। सू पीछे से उनसे कह रही होती है, नहीं मैं शादी करूंगी तो सिर्फ ये चैन से। उसके बाद सू कहती है, मुझे अब याद आया मेरे भाई के पास एक आर्टिफैक्ट है जो कि काफी ज्यादा कीमती है। अगर मैं उस आर्टिफैक्ट को ये चैन को दे दूं तो उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तभी से शिफ्ट होता है फैंग के घर पर, जहाँ पर वो अपने फादर को बता रहा होता है कि इस बार वो फेल हो गया और कैसे जियांग ये चैन अचानक से बदल गया। मैंने जो पूरा प्लान किया था वो उसने बिगाड़ दिया। पर तभी फैंग के डैड कहते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जियांग फैमिली का वारिस बनना है ना। ये चैन ने इस बार बहुत ही बेवकूफी भरा काम करा है, उसने यान हुआंग टीम को डिसबैंड कर दिया। इसीलिए अगर तुम 3 महीने बाद जो टीम लीग होने वाली है उसमें जीत जाते हो तो तुम अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हो। ये सुनने के बाद फैंग अपने फादर को थैंक यू बोलता है उसे ये सारी बातें बताने के लिए। उसके बाद वो वापस से जोश में आ जाता और कहता है, ये चैन तुम बस सेकंड लेवल पर हो, तुम बस इंतजार करो और मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिनवान के घर पर, जो कि एक बहुत ही छोटा सा और टूटा फूटा घर होता है। लिनवान अपने घर के बाहर खड़ी होती है। उसके पेरेंट्स अंदर से कहते हैं, तुम बाहर खड़ी होकर क्या कर रही हो? चलो भी अब अंदर आ जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था जो तुमने ये चैन से ब्रेकअप कर लिया, वो भी सबके सामने। अब तुम्हारे घुटनों पर बैठने का क्या फायदा है? तुम्हें तो उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए थी। हमने तुमसे पिछले दिन क्या कहा था, जाकर ये चैन से माफी मांगो। लिनवान ये सब सुनकर रोने लगती और कहती है, डैड पर ये चैन ने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे काफी सारी बातें छुपाई, तो आखिर मैं उससे ब्रेकअप क्यों ना करती। ये सुनने के बाद लिनवान की मॉम कहती है, तुम्हारी औकात भी कैसे हुई ये चैन से बहस करने की? वो एक बहुत ही बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, वो हमारी पूरी फैमिली के सारे खर्चे उठा रहा था और तुम्हारे सपनों को भी पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा था और तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। लिनवान का भाई कहता है, मुझे नहीं पता सिस्टर कि आप ये कैसे करने वाली हो, पर आपको कुछ भी करके मेरे ब्रदर इन लॉ को वापस लाना होगा, वरना मैं आपको कभी भी अपनी सिस्टर दोबारा नहीं कहने वाला।
बोला। लिनवान रोते हुए कहती है, सब लोग मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि यी चैन एक नॉर्मल रिच फैमिली से बिलोंग करता है। लिनवान के डैड उससे कहते हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम उसे वापस लेकर नहीं आई तो तुम मेरी बेटी नहीं हो। लिनवान का पूरा चेहरा ब्लैंक पड़ जाता है। उसकी फैमिली लगातार उससे यी चैन को वापस लाने के लिए कह रही होती है। तभी से ही शिफ्ट होता है यी चैन के ऊपर, जिसे सिस्टम बता रहा होता है आप वॉइड स्क्रिप्चर के लेवल 4 पर पहुंच चुके हैं। मैं इस टाइम पर कल्टीवेशन ही कर रहा होता हूँ। ये देख कर मैं मुस्कुराता हूँ। उसके बाद मैं अपनी आंखें खोलकर ग्रैंड वॉइड टेक्निक का यूज करता हूँ और अगले ही सेकंड एक पोर्टल ओपन हो जाता है। मैं तुरंत अपने घर से सीधा एक बिल्डिंग की छत पर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मैं एक ही बार में 3000 मीटर्स दूर तक टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर मैं नीचे देखने लगता हूँ। नीचे से जो भी लोग मुझे बिल्डिंग की टॉप पर देख रहे होते हैं वो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग तो पुलिस को भी कॉल कर लेते हैं। मैं थोड़ी देर तक बिल्डिंग के रूफ टॉप पर खड़ा रहता हूँ और उसके बाद तुरंत वापस से यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मुझे टेलीपोर्ट होता देख एक बंदा देख लेता है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये चीज कोई बहुत ही पावरफुल बंदा कर सकता है। तभी जब मैं अपने घर वापस आता हूँ मैं देखता हूँ सू मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाई है। मैं सू से कहता हूँ, तुम्हें रोज रोज ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने एक बहुत ही अच्छी शेफ टीम को हायर किया है, वो लोग ये सब संभाल लेंगे। पर ये सुनकर सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर नाश्ते के बहाने ही तो मैं तुम्हें देखने आ जाती हूँ, अगर कोई दिन मैं तुम्हें ना देख पाऊँ तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। मैं उससे कहता हूँ ठीक है मैं समझ गया। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मुझसे कहती है, आज से मैं ही तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाऊंगी और वो भी हमेशा के लिए। तभी अंकल फैंग मेरे पास भागते हुए आते हैं और मुझसे कहते हैं, यंग मास्टर बाहर काफी बड़ी भीड़ लगी हुई है, काफी सारे वर्कर्स और शेफ बाहर खड़े हुए हैं, वो सब कह रहे हैं कि आपने उन्हें हायर किया है। मैं ये सुनकर कहता हूँ, उन लोगों से कहो कि मेरा इंतजार करें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अंकल फैंग कहते हैं, कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आप और ज्यादा आराम नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं सोफे पर बैठा होता हूँ और एक लड़की मेरा मसाज कर रही होती है और मैं कह रहा होता हूँ, अमीर आदमी ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं और ऐसे आराम करते करते मैं लेवल अप भी कर रहा हूँ। मेरे फिजिकल स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और रिवॉर्ड के तौर पर मुझे एक डिवाइन बीस्ट भी मिल चुका है। जब मैं अपने डिवाइन बीस्ट के साथ बैठा होता हूँ मुझे अंकल फैंग और सू देख लेते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अंकल फैंग मुझसे पूछते हैं, मास्टर क्या आप लेवल 3 पर पहुंच चुके हैं? सू कहती है, मुझे तुम्हारे पास से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, क्या तुम सच में लेवल 3 पर पहुंच चुके हो? मैं उन दोनों से कहता हूँ, हाँ तुम लोग ऐसा सोच सकते हो। हम देखते हैं जो ट्रेजर यी चैन के फादर ने उसे देने के लिए कहा था, अंकल फैंग वही ट्रेजर को लेकर आए होते हैं। वो यी चैन को सब कुछ समझा देते हैं कि इसे पीकर वो अपने लेवल को बढ़ा सकता है और अच्छे से कल्टीवेट कर सकता है। मैं उस पोशन को देखकर कहता हूँ, ये तो वही पोशन है जिसका मेरे फादर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मार्शल गॉड लेवल को सरपास कर सके। क्या ये मुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था? तभी सू कहती है, यी चैन मैंने बहुत मेहनत करी है इस पोशन को चुराने में, तुम्हें इसे लेना होगा। तभी मेरा सिस्टम वापस से मुझे मल्टीपल चॉइसेस देता है। पहला ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड लेजी बंडल, दूसरा रैंडम लेजी बंडल, तीसरा हाई लेवल लेजी बंडल और सिस्टम आपको तीसरा ऑप्शन चुनने को रिकमेंड कर रहा है। इसका इफेक्ट आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तभी मैं अपने डिवाइन बीस्ट को खिलाने लगता हूँ और मैं उस बीस्ट को वो पोशन पिला देता हूँ जो कि मेरे डैड ने मुझे दिया था। सू मुझसे पूछती है, तुमने ये पेट कब लिया और ये कौन सी ब्रीड है? मैं उससे कहता हूँ, ये मेरा न्यू पेट है और इस पेट को सच में पालना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने उस पोशन की बोतल को अपने बीस्ट को पिला दिया। ये देखकर अंकल फैंग रोने लग जाते हैं क्योंकि वो पोशन बहुत ही ज्यादा कीमती था, उसकी कोई भी कीमत नहीं थी। मैं अंकल फैंग से कहता हूँ, आप चिंता मत करिए अंकल फैंग, वैसे भी मुझे कल्टीवेशन में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, मेरे से अच्छा तो मैं अपने पेट को ही ये पिला दूं, इसकी मदद से ये जल्दी ही ग्रो हो जाएगा। तभी जब मैं अपने रूम में होता हूँ मुझे सिस्टम का रिवॉर्ड मिल जाता है और सिस्टम मुझे एक ऐसे फिशिंग रॉड रिवॉर्ड में देता है जिसकी मदद से मैं कहीं पर भी फिशिंग कर सकता हूँ। और जब मैं इस फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करूंगा फिशिंग करने के लिए तो मुझे सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि कुछ भी मिल सकता है। ये फिशिंग रॉड मुझे काफी ज्यादा कूल लगती है। तभी हम देखते हैं यी चैन के डैड उसके विला में आते हैं। अंकल फैंग उन्हें बताते हैं कि यंग मास्टर अभी घर पर नहीं है। यी चैन के डैड पूछते हैं, आखिर वो कहाँ पर गया हुआ है? अंकल फैंग बताते हैं, यंग मास्टर मिस सू को लेकर फिशिंग करने गए हैं। ये सुनते यी चैन के डैड गुस्से में घर को ही तोड़ देते हैं। घर की एक पूरी वॉल उनकी ओवरवेलमिंग पावर से टूट जाती है और वो कह रहे होते हैं, मैंने किस लेजी लड़के को वो पोशन दे दिया। पर तभी अंकल फैंग डरते हुए बताते हैं, दरअसल बात यह है कि आपने जो पोशन दिया था यंग मास्टर ने उसे अपने पेट को पिला दिया है। ये सुनते यी चैन के फादर के दिल में दर्द होने लगता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अंकल फैंग तुरंत आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी यी चैन के डैड जब घर के थोड़ा और अंदर जाते हैं तब उन्हें घर के अंदर बहुत सारे वर्कर्स दिखते हैं। वो अंकल फैंग से पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्यों है। अंकल फैंग बताते हैं, यंग मास्टर पूरा टाइम आराम करते रहते हैं। यंग मास्टर ने 30 बिलियन खर्चा कर दिए हैं दोबारा से इस विला को बनाने के लिए। ये सुनते यी चैन के डैड और भी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, जब वो कमीना घर वापस आएगा तो उसे बता देना कि अगर वो ग्रेजुएशन पास नहीं कर पाता है तो हम उसे जियांग फैमिली का वारिस नहीं बना पाएंगे, मैं उसको फैमिली से भी निकाल दूंगा।
ये कहकर यी चैन के डैड यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है यी चैन के ऊपर, जहाँ पर सू उसको फिशिंग रॉड पकड़ा रही होती है। वो खुद कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। मैं सू से कहता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, आज मैं बहुत ही ज्यादा फिशिंग करने वाला हूँ। कुछ लोग यी चैन को फिशिंग करते हुए दूर से देख रहे होते हैं और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुम लोग ज्यादा तेज मत बोलो, वो लड़का जियांग फैमिली से बिलोंग करता है। तो क्या हुआ अगर वो जियांग फैमिली से बिलोंग करता है? तो फिशिंग करने के लिए तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए। तुम्हें पता भी हो मार्शल आर्टिस्ट है। अरे वो जो भी हो, अगर वो एक भी मछली पकड़ लेता है तो मैं इस पूरे तालाब का पानी पी जाऊंगा। तभी मेरी फिशिंग रॉड में कुछ फंसता है। मैं तुरंत ताकत लगाकर उसे जोर से खींचने लगता हूँ और जब मेरी फिशिंग रॉड बाहर आती है तो मैं देखता हूँ कि उस फिशिंग रॉड में जूते फंसे हुए हैं, जिसे देखकर सू काफी खुश हो जाती है और वो कहती है, भले ही हमने कोई भी मछली ना पकड़ी हो, कम से कम हमें इतने प्यारे जूते तो मिल गए। वैसे ये जूते कोई आम नहीं होते हैं, ये असल में मेरी फिशिंग रॉड का कमाल है। ये फिशिंग रॉड असल में रेयर आइटम्स को लेकर आती है। उसके बाद मैं वापस से फिशिंग चालू करता हूँ और मुझे दोबारा से एक जूते मिलते हैं, जिसे देखकर वो बाकी के मछुआरे जो कि मुझे देख रहे थे वो सबके सब हंसने लगते हैं। मैं दोबारा से फिशिंग करने में लग जाता हूँ और इस बार मेरे हाथ आते हैं वाइल्ड फ्रूट्स। मैं एक के बाद एक पानी से रेयर आइटम्स को बाहर निकाले जा रहा होता हूँ और इस बार मैं मेरी फिशिंग रॉड से एक गोल्डन चीज को पकड़ लेता हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या होता है, पर वो चीज आसमान में जाकर एक गोल्डन दरवाजा खोल देती है, जिसे देखकर बाकी के मछुआरे भी शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम भी शौक हो जाते हैं। उस दरवाजे में से कुछ पेपर्स बाहर निकलते हैं, पर उनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। ना तो वो लैंग्वेज मुझे समझ आती और ना ही सू को। मैं कहता हूँ, ये चीज भी मुझे सिस्टम नहीं दी होगी तो टेंशन लेने की तो कोई बात है ही नहीं। वो मछुआरे भी उस डोर को देख रहे होते हैं, उन्हें भी वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है, पर उन सारे मछुआरों को उनकी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके में हल्की हल्की सी पावर्स जाग रही हूँ। वो सारे के सारे मछुआरे खुश हो जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग भी अवेक हो सकते हैं। खैर सू मेरे साथ बैठी कल्टीवेट कर रही होती है। तभी एक फीनिक्स की स्पिरिट उसके पास से निकलती है और वो अपनी आंखें खोलकर मुझे बताती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कल्टीवेशन इवॉल्व हो गई है। मैं अब लेवल 4 के पीक पर पहुंच चुकी हूँ। मैं इतना ज्यादा इम्प्रूव हो गई हूँ, तो इसका मतलब है कि तुम भी इम्प्रूव हुए होगे। पर मैं सू से कहता हूँ, नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। सू मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम कितनी सारी पावरफुल चीजें कर सकते हो। तुम पहले से ही काफी अमेजिंग हो। मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। मैं ये सुनकर मुस्कुराता हूँ। मैं फिशिंग रॉड को वापस से स्टोरेज में रख लेता हूँ और सू से कहता हूँ, तुम कितनी प्यारी बातें करती हो। हमने आज के लिए बहुत ज्यादा फिशिंग कर ली है, तो चलो अब घर वापस चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है सू के घर पर। टीवी पे उसी नदी की न्यूज चल रही होती है जहाँ पर यी चैन फिशिंग करने के लिए गया था। जो गोल्डन डोर वहाँ पर ओपन हुआ था, उसकी वजह से काफी सारे लोग अवेक हो जाते हैं। इसी न्यूज को देखकर सू के फादर कहते हैं, काफी सारे कल्टीवेटर्स का लेवल बढ़ चुका है उस डोर के कांटेक्ट में आकर। अगर मैं भी उस डोर के पास होता तो शायद से मैं मार्शल गॉड के लेवल तक पहुंच जाता। तभी यहाँ पर सू आ जाती है और वो आते ही अपने डैड से कहती है, डैड मैं यी चैन के घर से खाना खाकर आई हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। उसके डैड उसे रुकने के लिए बोलते हैं और उससे कहते हैं, तुम वहीं पर रुक जाओ। मैंने सुना है कि तुम अभी तक यी चैन के साथ घूम रही हो और उसी की वजह से तुम अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही हो। खैर आगे सिस्टम मुझसे कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप लेवल 4 पर पहुंच चुके हैं। अब आपकी वॉइड टेक्निक काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। आपकी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। जैसे ही सिस्टम मुझे ये बताता है, मैं तुरंत से अपनी शर्ट को ऊपर करके अपनी बॉडी को देखता हूँ। मेरी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह के अटैक्स का असर नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि अब मुझे किसी भी चीज से खतरा नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर से एक बहुत दूर की बिल्डिंग पर टेलीपोर्ट करता हूँ और इस बार मैं 10,000 मीटर दूर तक टेलीपोर्ट हुआ हूँ, जो कि पिछले लेवल से 3 गुना ज्यादा है। अगर मेरे पास ऐसी पावर्स मेरी पिछली जिंदगी में होती तो शायद से मैं तब भी सिंप होता। मैं अपने घर पर आकर खुद को एक थप्पड़ मारता हूँ और अपने आप को याद दिलाता हूँ, मैं अब कोई सिंप नहीं हूँ। मुझे अब बस अपनी लाइफ एंजॉय करने पर फोकस करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है यी चैन के पेरेंट्स पर। उसकी मॉम यी चैन के डैड से कहती है, आखिर आप यी चैन के ग्रेजुएशन टेस्ट में क्यों नहीं आना चाहते? जिस पर यी चैन के डैड कहते हैं, नहीं मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। वहाँ पर जू फैमिली और होजोंग फैमिली के लीडर्स भी होंगे। वो बस मेरे बेटे को हारते हुए देखना चाहते हैं ताकि वो लोग मेरा मजाक बना सके, और अगर ऐसा होता है तो मैं उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यी चैन की मॉम कहती है, पर फिर भी वो हमारा बेटा है तो मैं तो जरूर जाऊंगी उसके ग्रेजुएशन टेस्ट में। ये सुनकर यी चैन के डैड कहते हैं, हाँ ठीक है तुम चली जाना। जैसे ही ग्रेजुएशन टेस्ट के रिजल्ट आएंगे तो फिर हम जियांग फैंग को फैमिली का हेड बना देंगे। जियांग फैंग वही एमसी का कजन। तभी सीन शिफ्ट होता है वापस से एमसी के ऊपर। वो आराम करते करते 5वें लेवल तक पहुंच चुका होता है और अब वो हर एक चीज का मास्टर बन चुका है। वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपने सारे स्टेट्स को चेक करता है और उसके सारे स्टेट्स ओवर पावर्ड हो चुके होते हैं। ये देखकर एमसी कहता है, पिछली बार मैं सिर्फ लेवल 2 तक पहुंच पाया था और इस बार टाइम में पीछे आने के बाद कुछ ही दिनों में मैं लेवल 5 पर पहुंच गया। एमसी बालकनी के पास जाकर कुछ पंचेस थ्रो करता है हवा में और उन पंचेस की पावर से एक पेड़ टूट जाता है। ये देखकर एमसी खुश हो जाता है। उसके बाद अगली सुबह मैं सू को लेकर कॉलेज आया होता हूँ। वो मुझे इतना बदला हुआ देखकर मुझसे कहती है, तुम आजकल काफी ज्यादा बदले हुए लग रहे हो। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ, कभी कभी बदलना जरूरी होता है। जब मैं और सू कॉलेज के गेट के पास होते हैं तभी वहाँ पर आकर लिनवान हमें रोक लेती है और वो आते ही मुझसे कहती है, क्या तुम सू के साथ इसलिए घूम रहे हो क्योंकि तुम मुझे जेलस कराना चाहते हो? मैं मानती हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन पार्टी में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, पर तुम
तुम भी पूरी तरह से सही नहीं थे, तुम्हारी भी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर दो। तुम भी मुझसे माफी मांगो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद से मैं तुमसे पैचअप कर लूँ। ये सुनकर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? लिनवान को ऐसा करते देख वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। ये लिनवान में इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये अभी भी यंग मास्टर जियांग को परेशान कर रही है। ये लड़की कितनी ज्यादा गिरी हुई है। उन सब की बातें सुनकर लिनवान को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए मुझसे कहती है, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने ऑलरेडी तुमसे माफी मांग ली है, तो अब ज्यादा अकड़ो मत। तभी मुझे सिस्टम दोबारा से मल्टीपल चॉइसेस देता है। पहला ऑप्शन, मैं लिनवान को माफ कर दूं और उसके साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाऊं। इसके रिवॉर्ड में मुझे एक लूजर का टाइटल मिलेगा। ऑप्शन 2, मैं इसे इग्नोर कर दूं और सू को लेकर यहाँ से चला जाऊं। इसके रिवॉर्ड में मुझे एक लो लेजी रिवॉर्ड मिलेगा। और ऑप्शन 3 है, मैं लिनवान की काफी अच्छी तरह से बेइज्जती करूं और उसके बाद यहाँ से जाऊं। इसके रिवॉर्ड में मुझे प्रीमियम लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। मैं ऑप्शन 3 को तुरंत चुन लेता हूँ और उसके बाद मैं सू का हाथ पकड़ता हूँ। लिनवान से कहता हूँ, सू अपने घर की बड़ी बेटी है, तुम तो इसकी तरह सुंदर भी नहीं हो। ये टैलेंट के मामले में भी तुमसे कई गुना आगे, और इसकी फैमिली काफी ज्यादा अमीर भी है। तुम सू के आगे कुछ भी नहीं हो। लिनवान रोना शुरू कर देती और कहती है, पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करने वाले हो। मुझे इस लड़की पर थोड़ा गुस्सा आता और मैं अंकल फैंग से कहता हूँ, अंकल फैंग, मेरी तरफ से इस लड़की को 2 थप्पड़ मारी है। ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही है। ये सुनकर अंकल फैंग थोड़े हैरान होते हैं और वो कहते हैं, यंग मास्टर, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इसे थप्पड़ मारूं? मैं अंकल फैंग से कहता हूँ, हाँ मैं यही चाहता हूँ। इस लड़की की औकात कैसे हुई मेरी फियांसे से कम्पीट करने की? अंकल फैंग लिनवान के पास जाकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब कहते हैं, लिनवान तुम इसी लायक हो, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। सब लोग लिनवान के ऊपर हंस रहे होते हैं। लिनवान रोते हुए कहती है, तुम दोनों को जरूर से इसका पछतावा होगा, और सू तुम्हें ये चैन बस इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो मुझे जेलस फील करा सके। खैर, मैं और सू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। सू मुझसे कहती है, एग्जाम शुरू होने में बस आधा घंटा बचा है। मैं सू के सर पर हाथ रखकर उससे कहता हूँ, तो मैं तुम्हारे एग्जाम के लिए गुड लक। तभी थोड़ी देर बाद सिस्टम मुझे बताता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, रिवॉर्ड क्रेडिट हो चुका है। आपको फंड्स में 10 बिलियन मिले हैं और साथ ही में 10,000 स्टार फ्रूट्स भी। स्टार फ्रूट्स में प्योर स्टार एनर्जी है। अगर आप इन्हें खाते हैं तो आपकी फिजिक काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी और आपका लेवल भी काफी तेजी से बढ़ेगा। मैं उस स्टार फ्रूट को अपने डिवाइन बीस्ट को खिला देता हूँ और अब मेरे डिवाइन बीस्ट को बस थोड़ा सा ही लेवल अप करना है। उसके बाद उसकी बीस्ट स्किल अनलॉक हो जाएगी। खैर, मेरा भी एग्जाम शुरू होने वाला होता है। टीचर हम सबको बता रही होती है, तुम लोगों का ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। अगर तुम लोग गलती से भी चीटिंग करने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें तुरंत एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और हाँ, अब तुम लोगों का एग्जाम शुरू होता है। पहले तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस एग्जाम में टॉप स्कोर करूंगा, पर तभी सिस्टम मुझे एक ऑप्शन देता है। पहला होता है कि मैं अच्छे से मेहनत करूँ और अच्छे नंबर्स लाऊं, और दूसरा ऑप्शन वो होता है जिसे खुद ब खुद सिस्टम रिकमेंड करता है। मैं टेस्ट को सीरियसली ना लूं और उसे पूरा खाली छोड़ दूं, बस पास होने भर के नंबर्स ले आऊं। क्योंकि इस ऑप्शन को चुनने पर मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा होता है, इसीलिए मैं बिना किसी देरी के इस ऑप्शन को चुन लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर पर आंसर लिखना शुरू कर देता हूँ। मुझे बस पासिंग मार्क्स लाने थे। मैं आधे घंटे में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 100 लेजी पाथ चुन लिया है। इसके बदले आपको सुप्रीम लेजी गिफ्ट पैक मिला है। मैं ये देखकर खुश होता हूँ और सिस्टम से कहता हूँ कि गिफ्ट को तुरंत ओपन किया जाए। सिस्टम मुझे एक ब्लैक गॉड आर्मर देता है और उसके बाद फंड्स में 10 बिलियन दोबारा से, और उसी के साथ में 1 लाख टॉप टियर सॉलिड एलिमेंट पिल्स। इस ऑप्शन को चुनने पर मुझे और भी बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सिस्टम मुझे बताता है जो आर्मर मुझे मिला है वो इस अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है, जो बहुत ही पावरफुल लेवल के मॉन्स्टर्स हैं वो तक इस आर्मर पर स्क्रैच भी नहीं ला सके। ये देखकर मैं खुश हो जाता हूँ और उसके बाद अपनी बेंच पर सो जाता हूँ। जब MC अपनी बेंच पर सो रहा होता है, हम देखते हैं सू भी उसके लेफ्ट में बैठी होती है और वो कह रही होती है, अगर तुम इस ग्रेजुएशन टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो मेरे डैड तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट को तोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हारे और मेरे नंबर्स में काफी ज्यादा फर्क होगा। लेकिन एक सेकंड रुको, अगर ये बात है तो मैं अभी अपने एग्जाम पेपर को खाली छोड़ देती हूँ। इसकी वजह से मैं भी फेल हो जाऊंगी। इससे ये होगा कि ये चैन मुझसे ज्यादा नंबर ले आएगा, तो शायद से मेरे फादर उसे एक्सेप्ट कर लें। कितनी औसम लड़की है यार ये। खैर, तभी से शिफ्ट होता है प्रिंसिपल ऑफिस में। सारी बड़ी फैमिलीज के हेड प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे होते हैं। ये चैन की मॉम भी वहाँ पर होती हैं। वो लोग CCTV कैमरा की मदद से सारे स्टूडेंट्स पर नजर रखे होते हैं। जब वो सारे लोग जियांग फैंग को अच्छे से अपना पेपर करते हुए देखते हैं तो वो सारे लोग मिलकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो आपस में कहने लगते हैं, जियांग फैंग कोई जियांग फैमिली का हेड होना चाहिए। सिर्फ टैलेंट की ही बात नहीं है, ये लड़का पढ़ाई में भी काफी अच्छा है। तभी वो लोग दूसरे कैमरा से ये चैन को सोता हुआ देखते हैं और उसके साथ में बैठी सू को भी, जो कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही होती है। प्रिंसिपल सू के डैड से कहते हैं, आपकी बेटी के पास टैलेंट भी है और उसके पास पावर्स भी हैं, तो वो आराम से इस ग्रेजुएशन टेस्ट में नंबर 1 पर आएगी। पर क्योंकि ये चैन कुछ भी नहीं कर रहा होता है, इसीलिए सू के डैडी ये चैन की मॉम से कहते हैं, मैं सू की शादी कैंसिल करने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है। सारे बच्चे पेपर सबमिट कर देते हैं। कुछ ही देर में स्कोर्स भी आ जाते हैं। एक फैमिली का हेड कह रहा होता है, प्रिंसिपल हमें हमारे बच्चों के रिजल्ट दिखाइए। प्रिंसिपल ये चैन की मॉम से पूछते हैं, क्या आप अपने बेटे का रिजल्ट देखना चाहेंगी? उसकी मॉम कहती
कहती हाँ मैं देखना चाहूंगी। उसके बाद जैसे रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं हमें पता चलता है कि यी चैन ने सारे एमसीक्यूज को स्किप कर दिया है। उसको छोड़कर उसने बाकी सारे क्वेश्चंस करे हैं। सारे टेस्ट में उसे 60 का स्कोर मिला होता है। प्रिंसिपल को यी चैन से इतने स्कोर की भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो काफी हैरान हो जाते हैं। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया के ऊपर। सू यी चैन से बोलती है अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि मैं सारे टेस्ट में फेल होने वाली हूँ। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए ये सब कह रही हो। और उसके बाद मैं अपने मन में सोचता हूँ मेरी पिछली जिंदगी में कोई भी तुमसे ज्यादा नंबर्स नहीं ला पाया था। तभी एक स्टूडेंट चिल्ला कर आकर बताता है सब लोग मेरी बात सुनो, हम सब के रिजल्ट आ चुके हैं, जल्दी से जाओ और उन्हें चेक करो। सारे लोग अपना फोन खोलकर अपने स्कोर्स देखने लग जाते हैं। सू को अपनी फिक्र नहीं होती है, वो डायरेक्ट अपने फोन पर यी चैन के स्कोर्स देखती है और उसे पता चलता है कि यी चैन का टोटल स्कोर 420 है। वो इतना स्कोर देखकर भी इम्प्रेस हो जाती है और वो मुझसे कहती है तुमने आखिर एग्जाम को आधे घंटे में कैसे खत्म कर लिया और हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 60 नंबर आए। मैं सू से कहता हूँ मैंने एमसीक्यूज को छोड़ दिया था। सू मुस्कुराते हुए कहती है वाह मुझे पहले से पता था कि तुम एक जीनियस हो। पर तभी एक स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे टेस्ट में पहले नंबर पर सू नहीं दिखती। वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है, वो सब भी हैरान हो जाते हैं। एक ऐसी लड़की जो कि हर बार फर्स्ट आती थी वो इस बार टॉप 10 में भी नहीं आई। वेल वो लड़की किसी के प्यार में है, इसीलिए उसने अपनी आंसर शीट को खाली छोड़ दिया था। अभी भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि सू टॉप 10 में भी नहीं आ पाई। उसके बाद वो लोग यी चैन का स्कोर चेक करते हैं और उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। फैंक भी कैफेटेरिया में बैठा होता है, वो पानी के ग्लास को कसकर पकड़ता है और कह रहा होता है यी चैन चाहे तुम जो कुछ भी कर लो पर जियांग फैमिली के हेड तो मैं ही बनूंगा। जब आज शाम टैलेंट का टेस्ट होगा तब उसमें तुम्हारा बुरी तरह से मजाक बन जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है एग्जाम के फेज 2 पर, यानी पावर का टेस्ट। ये सामने जो स्पिरिचुअल पोर्टल दिख रहा है ये असल में एक डिवाइस है जो कि स्टूडेंट्स के लेवल को बताता है कि वो कौन से लेवल पर है। प्रिंसिपल दोनों फैमिली हेड्स के साथ यहाँ पर आता है। एक प्रोफेसर अनाउंस करता है इस बार की सेरेमनी कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाली है। हमने हमारी कंट्री के 5 मार्शल गॉड्स में से एक मार्शल गॉड को बुलाया है और वो है सू फैमिली के हेड और उनके साथ में आई हैं जियांग फैमिली की मिसेस मिस शिन। इन दो बहुत ही फेमस लोगों को देखकर सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। एक बंदा कहता है अगर मार्शल गॉड ने मुझे नोटिस कर लिया तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। पर उसका दोस्त तुरंत उसे ख्यालों से निकालते हुए कहता है ओए सपने देखना बंद करो, सू फैमिली के हेड सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को देखने के लिए आए, वो तो तुम पर ध्यान भी नहीं देंगे। खैर एक प्रोफेसर कहता है इससे पहले कि हम टैलेंट सेरेमनी को शुरू करें मैं रूल्स बता देता हूँ। सारे स्टूडेंट्स एक एक करके स्टेज पर आएंगे और जो स्पिरिट स्टोन यहाँ पर रखा हुआ है वो तुम्हारे टैलेंट को चेक करेगा। अगर तुम्हारा लेवल 3 से नीचे हुआ तो तुम दूसरे डिमेंशन में जाकर मॉन्स्टर्स को मारने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद एक प्रोफेसर अनाउंस करता है पहला नंबर है मिस सू का, उसके बाद चिंग चैन का, फिर जियांग फैंग, फिर लिन वान और फिर टैंगलोंग। सू मुझे एक आर्टिफैक्ट देते हुए कहती है मैं पहले जा रही हूँ, तुम इस आर्टिफैक्ट को रख लो, ये एक लोकेशन डिवाइस है। जब हम लोग मॉन्स्टर अरेना में कदम रखेंगे तो इसकी मदद से मैं तुरंत तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं उससे कहता हूँ हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद सू उस स्पिरिट स्टोन के पास जाती है और वो स्टोन सू को बताता है आप लेवल 4 के पीक पर हो, आपने टेस्ट पास कर लिया है। सू के बाद जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे पास हो जाते हैं। उसके बाद लिन वान भी आती है और वो भी लेवल 4 पर होती है, पर वो सू के आगे थोड़ी कमजोर होती है क्योंकि वो लेवल 4 के पहले स्टेज पर है। पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा शॉक होते हैं सू के लेवल को देखकर क्योंकि पिछले ही महीने वो लेवल 4 की हुई थी और इतनी जल्दी वो लेवल 4 के पीक पर पहुंच गई। सब लोग कह रहे होते हैं कि सू काफी ज्यादा लकी है क्योंकि वो ट्रिपल एस मार्शल टैलेंट के साथ पैदा हुई थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। उसके बाद प्रोफेसर स्टेज पर मुझे बुलाता है। इस प्रोफेसर ने मुझे सबसे आखिरी में बुलाया और मैं इसका मतलब समझ चुका हूँ। ये मुझे हारते हुए देखना चाहते हैं ताकि ये लोग मिलकर मेरा मजाक बना सके। तभी मुझे सिस्टम से दोबारा से एक लेजी ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मैं वॉइड मिरर को ऑफ कर दूं और अपनी असली ताकत सबसे छुपाऊं। ऑप्शन 2 इस टेस्ट को छोड़कर चले जाओ और घर जाकर आराम करो। ऑप्शन 3 अपनी पावर्स को 90% कम कर लो ताकि तुम ये टेस्ट पास भी कर जाओ और लोग तुम्हारा मजाक भी ना बनाए। इसके बदले रिवॉर्ड में आपको एक एडवांस लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। मैं अपनी मॉम की तरफ देखता हूँ और फैसला करता हूँ अगर मैंने अपनी असली पावर रिवील कर दी तो मेरी फैमिली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर डाल देगी और अगर सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठानी। अगर उन्हें मेरी पावर्स के बारे में पता चल गया तो वो मुझे आराम नहीं करने देंगे और मैं अपनी जिंदगी को ऐसे तो नहीं जी सकता। ऑडियंस में बैठे लोग इतनी जोर से बातें कर रहे होते हैं कि उनकी बातें मुझे भी सुनाई दे रही होती हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये लड़का तो एक लेवल 2 का लूजर है, ये इस एग्जाम को भी पास नहीं कर पाएगा। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं। इनकी बातें अब मेरे कानों में चुभ रही होती हैं। चलो इन्हें दिखाते हैं कि मैं हूँ कौन। मैं बस अपनी 80% पावर को हाइड करता हूँ और जैसे ही मैं उस स्पिरिट स्टोन के पास जाता हूँ वहाँ पर जो स्क्रीन लगी होती है वो सबको बताती है पावर के कंपैरिजन में मैं सू के काफी ज्यादा करीब हूँ और ये चीज देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले तो फैंग का ही पूरा मुंह खुल जाता है। ये देखकर सू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है पर अगले ही सेकंड वो काफी खुश लगने लगती है। सारे लोग इतना ज्यादा
हैरान हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये पिछले महीने तो लेवल 2 पर था और अब ये लेवल 4 की पीक पर पहुंचने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता, एक महीने में कोई इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर सका। ये पक्का काफी समय से अपनी पावर्स को हाइड कर रहा होगा। ये चैन के लेवल को देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है। उन्हें अपने बेटे पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है। तभी मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, आपने सबको हैरान कर दिया है, आपको रिवॉर्ड में वापस से 10 बिलियन फंड्स में दिए जाते हैं और उसके साथ ही 100 ग्रोथ फ्रूट्स भी। मैं ये देखकर कहता हूँ इस बार तो सिस्टम ने मुझे बिना कुछ करे ही अच्छा रिवॉर्ड दे दिया। अगर इन फ्रूट्स को मैं मेरे डिवाइन बीस्ट को खिलाऊंगा तो उसकी स्किल जल्दी ही अनलॉक हो जाएगी। मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ।